तो अभी सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ स्पेस फॉर डिफेंस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अभी हाल में ही लॉन्च किया है मिशन डेफ स्पेस। और कहाँ पे? तो एनुअल डिफेंस एक्सपो जो कि हुआ गांधीनगर गुजरात में। तो मिशन डेफ स्पेस जो है वो डेवलप करना चाहता है एक बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन हमारे कंट्रीज़ के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए। और किस सेक्टर में? तो स्पेस रिलेटेड, स्पेस डोमेन में। और किसके थ्रू? तो थ्रू जो भी इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप है उनके थ्रू। इस मिशन के अंडर में जो 75 चैलेंजेस हैं उनको रखा गया है ताकि उनका इनोवेटिव सोल्यूशन जो है वो बनाया जा सके। और ये बेस्ड होगा जो भी डिफेंस रिक्वायरमेंट है स्पेस डोमेन में उसके बेसिस पे। तो यूज़ जो है स्पेस का डिफेंस के लिए वो कैसे किया जा सकता है? तो इसको बेसिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है दो तरीके से, एक मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस एंड सेकंड इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस क्या है? तो ये रेफर करता है कि यूज़ करना स्पेस को सपोर्ट करने के लिए जो भी ग्राउंड, सी या एयर बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं। अगर जो भी ग्राउंड, सी और एयर बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन अगर उनको सपोर्ट किया जाता है किसको यूज़ करके? स्पेस को यूज़ करके, तो उसको बोला जाएगा मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे जो भी किसी कंट्री के एसेट होते हैं जैसे कि अर्ली वार्निंग कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, जैसे कि जो रेनफॉल के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, साइक्लोन के बारे में, वेदर के बारे में, या वेरियस अदर थिंग सिक्योरिटी रिलेटेड, नेविगेशन को लेकर के जैसे इंडिया का है IRNSS, नेविगेशन को लेकर के है ना, कमांड एंड कंट्रोल जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सब स्पेस में रखे जाते हैं ताकि असिस्ट किया जा सके जो भी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका? मिलिट्री का। ठीक है ना? अब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जो भी स्पेस बेस्ड डिवाइसेस हैं, जो भी स्पेस में भेजा जा सकता है ऐसे डिवाइसेस, उनको कहाँ रखा जाता है? तो ऑर्बिट में। और क्यों वो इम्पॉर्टेंट है? तो वो जो भी डिवाइसेस होते हैं उनकी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी होते हैं, मतलब वो डिवाइस जो है वो बहुत ही ह्यूज डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल जो होता है जो कि ट्रैवल करता है स्पेस में ताकि वो चला जाए जो इंटेंडेड टारगेट है, जो टारगेट आपने सोच रखा है वहां तक पहुंचे और स्पेस को वेपनाइज कर दे। दैट मीन्स कि ये एज अ वेपन काम कर सकता है, दूसरे किसी भी डिवाइस को ये डिस्ट्रक्ट कर सकता है स्पेस में। तो अपने सबसे ज़्यादा लेवल पे जो स्पेस वेपनाइजेशन है उसका मतलब क्या होता है कि एक फुल रेंज स्पेस वेपन जो है, फुल रेंज का स्पेस का एक हथियार या आर्म्स जो है उसको डिप्लॉय करना। जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम फॉर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल की डिफेंस है जो कि सैटेलाइट बेस्ड है उनको भेजना। स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट वेपन एसैट, जिसका कि इंडिया ने भी कुछ सालों पहले जो है अपना ट्रायल किया था, है ना, सक्सेसफुल ट्रायल रहा था एसैट का, एंटी सैटेलाइट वेपन का। और वैरायटी ऑफ स्पेस टू अर्थ वेपन्स स्ट्यूज, बहुत सारे स्पेस टू अर्थ वेपन्स है कंट्रीज़ ने लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि किसी कंट्री का किसी कंट्री पर अगर अटैक हो या इफ इन केस उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो उसको यूज़ कर सके, है ना, वो स्पेस से ही सीधे वेपन जो है वो टारगेट कर देंगे कंट्रीज़ पे। तो दो सबसेट है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के। अब वो क्या है? तो एक तो स्पेस कंट्रोल और दूसरा स्पेस फोर्स एप्लीकेशन। एक तो स्पेस को कंट्रोल करना और दूसरा स्पेस जो फोर्स है उसको अप्लाई करना। तो जो सबसेट है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के वो क्या है? तो स्पेस कंट्रोल क्या है? तो ये इन्वॉल्व करता है कि प्रोटेक्ट करना किसको? जो ऑर्बिट एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ उनको प्रोटेक्ट करना। किसका? खुद का और जो भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके। और अटैक करना है जो भी एनिमी है उनके एसेट्स को, और एनिमी का जो एक्सेस है स्पेस में उसको रोकना। और ये या तो डिफेंसिव हो सकता है, यानी कि आप खुद के या अपने किसी फ्रेंडली एसेट को डिफेंड कर रहे हो, या ऑफेंसिव हो सकता है, दैट मीन्स कि आप अपने एनिमी को जो स्पेस बेस्ड एसेट है उसका बेनिफिट लेने से रोक रहे हो। दैट मीन्स कि आप समहाउ उसके सैटेलाइट को, डिवाइस को हैक कर रहे हो या किसी तरीके से भी डैमेज कर रहे हो। अब स्पेस फोर्स एप्लीकेशन क्या है? तो ये रेफर करता है उन आइडियाज़ को जिसमें यूज़ किया जाता है जो भी सैटेलाइट और स्पेस प्लेन जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं और वो वेट करते हैं सिग्नल कि वो ऊपर से ही वेपन्स को टारगेट पे अ, मतलब टारगेट कर सके ऊपर से ही उस वेपन को। और ये इन्विसाज करता है कि अटैक करना जो भी टेरेस्ट्रियल टारगेट है, जो भी लैंड बेस्ड टारगेट है, उनको अटैक करना कहाँ से? तो स्पेस बेस्ड वेपन से, है ना, जो कि रिड्यूस करेगा रिएक्शन टाइम। दैट मीन्स कि हर कंट्री किस वेपन्स जो बनाता है वो बेसिकली टेरिटोरियल जो टेरेस्ट्रियल है
उसके बेसिस पे ही बनाता है कि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे लैंड बेस्ड है ना, लैंड टू एयर बेस्ड, एयर टू लैंड बेस्ड, इस तरीके के वेपन होती है। लेकिन तो उनके पास उस हिसाब से डिफेंस करने का या रिएक्शन करने के भी वेपन्स होते हैं, रिएक्शनरी वेपन्स होते हैं। लेकिन अगर स्पेस बेस्ड वेपन जो है वो अटैक करेगा तो जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, और जो कॉस्ट है ह्यूमन लॉस का या अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ट्रेस किया जाए अगर यूज़ ऑफ स्पेस फॉर डिफेंस है ना, तो जो एक सब एक्सटेंसिव यूज़ जो है स्पेस का न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए वो कब हुआ था, 1950 और 1960 में। तो यूएसएसआर जो अभी रशिया है उसको पहले क्या बोलते थे, तो यूएसएसआर बोलते थे, है ना, अर्स्ट वाइल यूएसएसआर। तो यूएसएसआर और यूएस ने डिप्लॉय किया था मिलिट्री सैटेलाइट, किस लिए, ताकि कम्युनिकेट किया जा सके, रिकनेसेंस किया जा सके, इमेज लिया जा सके और मॉनिटर किया जा सके, किसको, तो जो भी बैलिस्टिक वेपन्स थे। और तो और इन्होंने एंटी सैटेलाइट वेपन भी बनाना शुरू कर दिया था, कब, 1950 1960s में। 1980s में क्या क्या हुआ कि यूएसए ने एक स्टार वॉर प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये किस आइडिया पे बेस्ड था कि सैटेलाइट को स्पेस में रखना है जो कि कैपेबल हो, जो कि सक्षम हो डिटेक्ट करने में एनिमी के मिसाइल्स को, जो कि लॉन्च किया जा रहा है यूएस की तरफ, और उसको ऊपर ही शूट कर दिया जाए। दैट मीन्स कि वो स्पेस से ही उस टारगेट को, उस वेपन को शूट कर दिया जाएगा। 1990s में क्या हुआ कि जो स्पेस टेक्नोलॉजीज थे उनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया, कब, गल्फ वॉर जो कि हुआ 1991 में, और नाटो नेटो का जो इंटरवेंशन हुआ किसमें, कोसोवो। अब ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या क्या है स्पेस को रेगुलेट करने के लिए, तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो कि प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट और किसी भी तरीके का अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, किसमें, एटमोसफेयर में, यानी कि आप न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट या कोई भी अन्य तरीके का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो आप एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते हैं, आउटर स्पेस में नहीं कर सकते, और अंडर वाटर भी नहीं आप कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है कि ना तो एटमॉस्फेयर में, ना स्पेस में, और ना ही अंडर वाटर आप न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते। यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, जिसको UNOOS से भी बोलते हैं, ये सपोर्ट करता है सभी गवर्नमेंट्स को कि वो बिल्ड करे एक लीगल, टेक्निकल और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि सपोर्ट किया जा सके जो भी ग्लोबल स्पेस एक्टिविटीज़ हैं उनको। और ये मेंटेन करता है एक रजिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि लॉन्च किया जाता है आउटर स्पेस में, जितने भी आउटर स्पेस में ऑब्जेक्ट्स जो है उनको लॉन्च किया गया है उनका ये रजिस्टर एक मेंटेन करता है। अब इंटर एजेंसी स्पेस डिब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है, IADC। तो जो स्पेस डिब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइन इसने लॉन्च किया है, जो इंटर एजेंसी स्पेस डिब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने स्पेस डिब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइन लॉन्च किया है, जो कि कवर करता है ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किसी भी मिशन का, ताकि उसको फोकस किस पे रहे, किस तरीके से जो भी डेब्रिस है, कचरे हैं स्पेस में, उनको लिमिट किया जा सके, और कोई भी मिशन के बाद जो डिस्पोजल होता है उसको हैंडल किया जा सके। तो फैक्टर क्या क्या है जो कि ड्राइव कर रहे हैं ग्रोइंग यूज़ ऑफ स्पेस फॉर डिफेंस, है ना, स्पेस को डिफेंस पर्पज के लिए यूज़ करने के, बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला, जो जियो पॉलिटिकल चर्निंग है ना, वो जो थ्रेट सिनेरियो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो हुआ डेवलप स्टेट के थ्रू, जैसे यूएसए, यूएसएसआर, इसने क्रिएट किया एक जियो पॉलिटिकल चेन रिएक्शन, जैसे कि राइवलरी जो है, दुश्मनी बिटवीन यूएसए एंड चाइना। अभी हम देख रहे हैं यूएसए और चाइना में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिगार्डिंग ट्रेड वॉर, कोविड को लेकर के, है ना, वेरियस तरीके का, फिर इंटेलिजेंस को लेकर के। तो ये जो है यूएसए एंड चाइना, तो सुपर पावर जो है चाइना बनना चाह रहा है। अभी चाइना क्या चाह रहा है कि वो एक सुपर पावर बने, है ना, और यूएस तो सुपर पावर है। तो इन दोनों में सुपर पावर रहने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना जो है उसने कंडक्ट किया एंटी सैटेलाइट टेस्ट 2007 में, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न रेज किया रिगार्डिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। अभी आपने रिसेंटली देखा तवांग में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, तवांग अरुणाचल प्रदेश में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर लास्ट ईयर या उसके प्रीवियस ईयर पे आपका लद्दाख में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, है ना, पैंगोंग लेक के पास, राइट। तो चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया के साथ बॉर्डर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा ही बॉर्डर पे डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है। 2016 में चाइना जो है उसने लॉन्च किया था क्वेस्ट, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था, सो इट वाज चाइना एंड वेन 2016। 2019 में इंडिया जो है वो चौथा देश बन गया आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, जिसने कंडक्ट किया एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, जिसको कि बोला गया था मिशन शक्ति।
तो इंडिया का जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट था उसका नाम क्या था? तो मिशन शक्ति। अब इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म का कमी है। तो अभी क्या है कि करेंटली कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि पावर्ड है कि वो स्पेस को रेगुलेट कर सके। जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसमें क्या है, लीगल और स्ट्रक्चरल कैपेसिटी जो होता है उसका कमी है, ताकि वो अच्छे तरीके से स्पेस को रेगुलेट कर सके। और तो और जो स्पेस मिशन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और लॉन्च किए जा रहे हैं, तो जो केसलर सिंड्रोम है वो एक रियल थ्रेट बन चुका है, एक रियली डर बन चुका है, वास्तविक खौफ बन चुका है। तो केसलर सिंड्रोम क्या है? तो केसलर सिंड्रोम जो है वो ऐसा सिनेरियो है जिसमें कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो ओवर पॉपुलेट हो जाएगा। किससे? तो कोई भी ऑब्जेक्ट या डेब्रिस कचड़ों से, है ना। और बहुत ही भयानक उनके बीच में क्या होगा, टकराव होगा, क्योंकि सैटेलाइट हुए जो भी ऑब्जेक्ट है स्पेस में जो ऑर्बिट करे अर्थ को, वो बहुत ही स्पीड में घूमते हैं। और जब वो बहुत स्पीड में घूमेंगे तो क्या होगा, वो जब उनका जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो स्पेस में ही रह जाते हैं सैटेलाइट। जब उनका टेनियर और टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो उसी स्पीड में घूम रहे होते हैं। तो जैसे जैसे कंट्रीज बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते जाएंगे तो क्या होगा, उनकी नंबर बढ़ेगी, तो हो सकता है उन दोनों के बीच में कोलिजन हो, है ना, दोनों आपस में टकरा जाए। और जब उतना स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट टकराएगा, दैट मीन्स कि उसका बहुत ही डिजास्टर्स इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थ पे। वीक और एम्बिगस लॉ, है ना, लॉ जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और स्पष्ट नहीं है। जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो क्लियर करता है कि जो वेपन है, जितने भी वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन के, उनको नहीं डिप्लॉय किया जाए स्पेस में। लेकिन कुछ भी जो है वो ऐसा रोक नहीं पाता है ना। ये जो ओएसटी है ये नहीं सक्षम है रोक पाने में डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट में नॉन न्यूक्लियर स्पेस वेपन का। दैट मीन्स कि जो भी नॉन न्यूक्लियर स्पेस वेपन है उसको डेवलप करना, टेस्ट करना और डिप्लॉय करने में ये रोक पाने में सक्षम नहीं है। और तो और स्पेस वेपन क्या है ये भी बताना आज के टाइम पे बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। दैट मीन्स कि डिफाइन करना इसको बहुत मुश्किल है। और तो और कंट्रीज जो है वो बहुत ही डिवाइडेड है इस फ्रेज पे, पीसफुल पर्पस। अगर कोई यूएसए या चाइना या इंडिया कहता है कि ये जो हमने वेपन बनाया है भाई ये तो पीसफुल पर्पस के लिए है, तो वो पीसफुल पर्पस है क्या ये बताने में कोई भी कंट्रीज जो है या ट्रीटीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, नहीं बता सकते। स्पेस जो है वो नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ वॉर होते जा रहा है। अभी तक वॉर कहाँ लड़े जाते थे? तो अभी तक जो भी वॉर्स थे वो लड़े जाते थे, जो भी टेरिस्टोरियल है ना, वाटर पे, एयर पे। लेकिन अब क्या है कि स्पेस जो है वो बनते जा रहा है एक अगला फ्रंटियर वॉर का। तो स्पेस जो है वो बहुत ही तेजी से इमर्ज कर रहा है एक एरिया ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। और जैसे जैसे जो हमारी निर्भरता स्पेस पे बढ़ रही है, तो जो स्पेस बेस्ड एसेट है वो क्या बनते जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बहुत संभावित है कि आने वाले समय में वॉर वगैरह में उसको टारगेट किया जा सके। क्योंकि देखिए अभी हम नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, है ना, इंटरनेट के लिए, वेरियस रिगार्डिंग थिंग, और डिफेंस के लिए, राइट। इवन अभी हम एंटी सैटेलाइट वेपन जो है ए सैट उसका भी ट्रायल कर चुके हैं। तो फॉर वेरियस पर्पसेस हम स्टेट में सैटेलाइट जो है कोई भी स्टेट जो है वो लॉन्च कर रहा है, कोई भी कंट्री लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, डिपेंडेंस स्टेट पे दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। तो जैसे जैसे ये डिपेंडेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, जो कि जब भी कोई दो कंट्रीज के बीच में वॉर होगा तो उसका टारगेट क्या होगा, स्पेस होगा, है ना। या फिर वॉर से लेस देन वॉर सिचुएशन ये हो सकता है, जैसे कंट्रीज अमेरिका और चाइना जो उन्होंने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया स्पेस डेडिकेटेड मिलिट्री कमांड। यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस डेडिकेटेड मिलिट्री कमांड स्टैब्लिश कर दिए गए हैं। स्पेस स्पेशली जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है ज़्यादा लोगों को, है ना। इवन टू कंट्रीज जिनका कि कोई प्रीवियस एस्पिरेशंस नहीं था स्पेस में और स्मॉल बजट में, तो लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो ईजिली एक्सेसिबल है। और इसलिए पोटेंशियल है कि ये स्पेस आर्म रेस को और ज़्यादा ट्रिगर करे। अब मिलिट्री और सिविल फ्यूजन क्या है, तो जो सिक्योरिटी कंसर्न है किसी भी कंट्री के वो और बढ़ जाता है बहुत सारे स्पेस कैपेबिलिटीज़ को ले करके। और ये क्या बना देता है, स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को एक पोटेंशियल वेपन प्रोग्राम बना देता है। जैसे कि बाउंड्रीज जो कि सेपरेट करता है सिविल और मिलिट्री स्पेस असेट को, ये ब्लर होते जा रहा है। ये ये सिविल स्पेस एसेट है या मिलिट्री स्पेस एसेट है, आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो स्पेस कैपेबिलिटी का इवोल्यूशन है उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये पॉसिबल हो गया है कि यहाँ तक कि जो सिविलियन एसेट्स है वो भी एक्चुअली यूज़ किया जाता है मिलिट्री फोर्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। जो कम्युनिकेशन पर्पज से या नेविगेशन पर्पज से जो सिविलियन एसेट्स है उनको भी मिलिट्री के पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है।
अब यूएन का COPUOS क्या है? तो यूएन कम्युनिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस जो है, जो कि गवर्न करता है किस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो और यूज कर सकते हो स्पेस को, ताकि ह्यूमैनिटी का बेनिफिट हो सके। और ये ओवरसी करता है, ये देखभाल करता है 5 इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि स्पेस लॉ के रिगार्डिंग है। कौन कौन? तो आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है ये प्रोवाइड करता है एक बेसिक फ्रेमवर्क इंटरनेशनल स्पेस लॉ पे, जो कि कवर करता है लीगल फाउंडेशन जैसे कि पीसफुल यूज ऑफ स्पेस, और जो लाइबिलिटी है स्टेट का लॉन्च करने के लिए कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट को। रेस्क्यू अग्रीमेंट क्या है? तो ये प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट है वो सभी पॉसिबल स्टेप्स ले ताकि रेस्क्यू किया जा सके और मदद किया जा सके कोई भी एस्ट्रोनॉट को जब वो किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस में हो। फिर लायबिलिटी कन्वेंशन क्या है? तो ये प्रोवाइड करता है एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कन्वेंशन जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूरी तरीके से लायबिलिटी किस पे? तो जो भी लॉन्चिंग स्टेट है उस पे, ताकि वो कॉम्पनसेशन पे करे उन सभी डैमेजेस के लिए जो कि उसके स्पेस ऑब्जेक्ट के थ्रू होते हैं। किस पे? तो सरफेस ऑफ अर्थ और एयरक्राफ्ट में। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना के जो स्पेस ऑब्जेक्ट है उसका डेब्रिस जो है किसी अफ्रीकन कंट्री पे गिरा था, तो उन्होंने क्लेम किया था कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग। सो दैट इज अबाउट लायबिलिटी कॉन्वेंशन। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है, ये ले डाउन करता है वो सारे रूल्स जो कि एप्लीकेबल है कि जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट है उनका रजिस्ट्रेशन किया जा सके, और ये जो भी रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट है उनका ओपन और फ्री एक्सेस किया जा सके। मून अग्रीमेंट क्या है? तो ये प्रोवाइड करता है कि जो मून है और उसके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड के। दैट मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री उस पर क्लेम नहीं कर सकता है। अब इंडिया का क्या क्या इनिशिएटिव है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस एंड डिफेंस के लिए? तो इंडिया ने पब्लिश किया था डिफेंस स्पेस विजन 2020 में। इंडिया ने क्रिएट किया है इंटीग्रेटेड स्पेस सेल, किसके अंडर में? तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंडर में। इंडिया ने स्टैब्लिश किया है एक डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है वो किस पे काम कर रहा है? तो एक स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज इन स्पेस एक्स पे, है ना। और GSAT-7 सीरीज सैटेलाइट जो है उसने डेवलप किया ताकि जो भी कम्युनिकेशन नीड है डिफेंस सर्विसेज के उनको फुलफिल किया जा सके। तो कैसे हम बच सकते हैं, है ना, कैसे हम स्पेस को बचा सकते हैं एक वॉर फाइटिंग डोमेन होने से? दैट मीन्स कि स्पेस में वॉर ना हो उसे कैसे बचा सकते हैं? तो न्यू लॉ और ट्रीटी ला करके। तो अभी बहुत ही तत्काल ज़रूरत है कि हम रिवाइज करें आउटर स्पेस ट्रीटी को, और एक स्पेसिफिक प्रोविजन, एकदम स्पष्ट प्रोविजन जो है वो हम ले डाउन करें उसको कंट्रोल करने के लिए और डीमिलिटराइजेशन को करने के लिए। सो नेक्स्ट इज कि हम स्पेस को कैसे बचा सकते हैं एक वॉर फाइटिंग डोमेन होने से। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यू लॉ और ट्रीटी को लाना। तो अभी इमीडिएट नीड है कि हम जो आउटर स्पेस ट्रीटी है उसको रिवाइज करें, और उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो आर्म कंट्रोल और डीमिलिटराइजेशन के रिगार्डिंग में उसमें ऐड करें। तो जो नॉर्म और ट्रीटीज़ होंगे वो ध्यान में रखना चाहिए उनको, जो भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको, और जो एवर इंक्रीजिंग जो लगातार बढ़ती हुई संख्या है पार्टिसिपेटरी नेशंस का, इसको ध्यान में रखना चाहिए जो भी नॉर्म्स और ट्रीटीज़ ऐड होंगे उसमें। और जो भी वो नॉर्म्स और ट्रीटीज़ होगा वो अमेनेबल होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप फ्यूचर में जा करके उसको अमेंड कर सको, अगर टाइम और नीड के अकॉर्डिंग उस पर कोई भी प्रोविजन ऐड और डिलीट किया जा सके, ताकि उसमें ऑनगोइंग डायलॉग और फ्यूचर निगोशिएशंस हो सके। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सिक्योरिटी विल मीन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग नेशन इन द फ्यूचर। तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो उदाहरण है कि रक्षा का क्या मतलब होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग नेशन के लिए आने वाले समय में। तो नेक्स्ट वन इज ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो ग्लोबल कोऑपरेटिव एफर्ट्स हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में, डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, जो भी डेब्रिस स्पेस में क्रिएट होते जा रहे बढ़ते जा रहे उनको रिमूव करने के लिए, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए कि साइंस के पर्पस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके, और जो भी स्पेस रिलेटेड फील्ड्स हैं उनकी जो भी आवश्यकता है इसके रिलेटेड में ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए। ये कंट्रीब्यूट क्या करेगा? तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा, बदलेगा जो भी आउटलुक है स्पेस के टुवर्ड उसको, और सुनिश्चित करेगा एक रिस्पॉन्सिबल और सेफ इकोसिस्टम स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। अब इफेक्टिव गवर्नेंस होना चाहिए स्पेस के रिगार्डिंग। तो गवर्नेंस जो है इफेक्टिव
गवर्नेंस के लिए स्पेस का और जो भी उसकी पोजीशन है उसको एज अ ग्लोबल कॉमन कि सारे विश्व के लिए वो समान हो उसको रीस्टोर करने का एक बहुत ही इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम जो है उसका ज़रूरत है। और ये मदद करेगा ना केवल स्पेस को डीमिलिटराइज करने में बल्कि मदद करेगा ये इश्यूज को सॉल्व करने में, जैसे कि बढ़ता हुआ स्पेस में कचरा, है ना? कोई भी सैटेलाइट को अगर डीकमीशन करना है, डीकमीशन मतलब कि सैटेलाइट का जो टर्म था यूज़ करने का वो पूरा हो गया, अब सैटेलाइट फर्दर यूजेबल नहीं है और वो बूस्ट करेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन को। अब इंडिया के लिए क्या-क्या वे फॉरवर्ड है इसमें? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रैटेजिक एक्शंस का। तो एक अच्छे से डिफाइन किया हुआ नेशनल स्पेस एंड डिफेंस स्पेस स्ट्रैटेजी जो है वो होना चाहिए और जो स्पेस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसको डिक्लेयर करने का ज़रूरत है और उसमें स्पेसिफिकली कंडीशन मेंशन करने का ज़रूरत है जिसके अंडर इंडिया जो है वो किसी भी स्पेस में अगर कोई भी यूज़ होता है तो उसको कब वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव समझेगा, ये उस डॉक्ट्रिन में मेंशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशनल एक्शन। तो रीऑर्गेनाइज करने का ज़रूरत है जो भी ऑपरेटिंग मॉडल है और इसको किसके साथ रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, तो इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ, ताकि अलाउ किया जा सके फ्री फ्लो ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और किस तरफ, तो मिलिट्री और सिविलियन डोमेन दोनों में। और इंडिया को ज़रूरत है कि वो स्टैब्लिश करे एक फ्यूचरिस्टिक स्पेस स्टेशन अपने मिलिट्री और सिविलियन रिसर्च और एप्लीकेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्या है कि इनेबलर्स के लिए, तो इंडिया को ज़रूरत है कि वो एक पास करे रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटी बिल और ड्राफ्ट करे एक न्यू रिमोट सेंसिंग पॉलिसी। और एक मिलिट्री सिविल फ्यूजन माइंडसेट जो है आर्म्ड फोर्सेस में वो क्रिएट करना चाहिए ताकि वो इंश्योर करे कोलैबोरेशन और इंक्रीज करे जो भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है स्पेस में डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो नीड ऑफ द आवर है कि एक मीनिंगफुल, एक अच्छा सा मतलब वाला और एक इनफोर्सिएबल, दैट मीन्स जिसको कि लागू किया जा सके वैसा एक स्पेस लॉ का ज़रूरत है जो कि डिलीवर कर सके तत्काल और सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और यहाँ तक कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो है एक स्टेट के लिए, और जो भी वायलेट ना करता हो किसी भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के नॉर्म्स को। अब रोल क्या है कम्युनिटी का बॉर्डर मैनेजमेंट में, तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अभी हाल में ही सभी गांव जो है बॉर्डर एरिया पे उसको कहा है कि वो फर्स्ट विलेज है हमारे देश के पहले गांव कौन है? तो जो भी गांव बॉर्डर एरियाज पे लाई करते हैं उनको, और जो पीपल रहते हैं बॉर्डर के नज़दीकी में उनको कंट्री का स्ट्रॉन्ग गार्ड बोला गया है कि वो कंट्री के बहुत ही स्ट्रॉन्ग गार्ड हैं। और ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग गार्ड है क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर के पास रहते हैं। अगर कोई भी बॉर्डर रिलेटेड थ्रेट होती है, कोई भी वॉर होता है, कुछ भी ऑफेंसिव एक्टिविटी होती है ना? कोई भी कंट्री जो है वो इंट्रूड करता है, इन्वेजन होता है, तो सबसे पहले कौन उसके फेस पे आता है? तो बॉर्डर पे जो रिसाइड करते हैं, जो भी वहाँ के लोकल्स होते हैं। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें कंट्रीज़ का स्ट्रॉन्ग गार्ड बोला है और ये हाईलाइट करता है कि जो लोकल पॉपुलेशन है, उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है बॉर्डर मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया का बॉर्डर। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान के साथ लाई करता है इंडिया का। रेस्ट ऑफ द बॉर्डर जो है वो किसके साथ लाई करता है? पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ कौन-कौन से एरिया टच करते हैं? तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऊपर में, देन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन पंजाब, देन राजस्थान एंड देन गुजरात। और इसका टोटल लेंथ कितने हैं? तो 3,323 किलोमीटर। तो वेस्ट साइड में पाकिस्तान। अब आते हैं नॉर्थ में, तो ऊपर में इंडो चाइना है। इंडो चाइना किस किस स्टेट से पर्टिकुलरली टच करता है? तो इंडो चाइना जो है वो टच करता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा सिक्किम पे एंड देन अरुणाचल प्रदेश। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 3,488 किलोमीटर। देन फिर क्या है? इंडो नेपाल है। ये किससे टच करता है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। लेंथ कितनी है? तो 1751 किलोमीटर। नेक्स्ट है भूटान। तो भूटान किस किस स्टेट से टच करता है? तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, है ना? और इसकी लेंथ कितनी है? तो 699 किलोमीटर। देन वेस्ट में जाए तो म्यांमार है। म्यांमार का बॉर्डर का लेंथ कितना है? तो 1643 किलोमीटर। कौन कौन स्टेट को टच करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, दिस ऊपर, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अनदर वन इज बांग्लादेश। इंडिया सबसे ज़्यादा
लंबा बॉर्डर किसके कंट्री के साथ शेयर करता है? तो दैट इज़ बांग्लादेश ऑफ 4096.7 किलोमीटर। और कौन-कौन से स्टेट को ये टच करता है? तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिटी का एंगेजमेंट का बॉर्डर मैनेजमेंट में? तो ये इंश्योर करता है एक सिक्योर एंड सेफ बॉर्डर। कैसे? क्योंकि ये मदद करता है जो सिक्योरिटी है और जो भी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डर्स है उनको बढ़ाने में। और इसके साथ-साथ ये क्या करता है? तो एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग प्रोवाइड करता है इन सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इन लाइन होते हैं, सब जो भी एक लाइन है, उसमें सबसे पहले ये होते हैं, जब भी कोई इर्रेगुलर इवेंट होता है बॉर्डर पे। जैसे मैंने बोला कि कोई भी कंट्री अगर फर्दर अटैक करता है, इन्वेजन होता है, इंट्रूड करता है, किसी भी तरीके की हैपनिंग होती है बॉर्डर पे, तो सबसे पहले कौन फेस करते हैं उसको? जो बॉर्डर एरिया पे रिसाइड करते हैं, तो वो फर्स्ट होते हैं उस लाइन में। इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी है, उनको चिन्हित किया जाता है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पर्सन के तौर पे। क्यों? क्योंकि उनका जो रिस्क फैक्टर होता है, सेफ्टी और हेल्थ दोनों के ही टर्म्स में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर इम्प्रूव करेगा ये सिचुएशनल अवेयरनेस। जो बॉर्डर कम्युनिटी है उनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंटीमेट नॉलेज होता है उस एरिया के बारे में, वहाँ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा टेरेन है। तो ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस है जो फोर्सेस के लिए, उनके लिए बहुत ये बड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सर्विलेंस जो है उसको बढ़ाएगा। कैसे? तो कोई भी डिफ़िकल्ट एरिया है जैसे कि कोस्ट है, तो वहाँ पे जो फिशरमैन वॉच ग्रुप है, वो जो भी लार्ज गैप है सिर्फ सर्विलेंस कवर में उसको क्या कर सकते हैं? वो फुलफ़िल कर सकते हैं, है ना? अगर कोई भी फ़ोर्स जो है वो वहाँ पे सर्विलेंस नहीं कर पाई तो जो फिशरमैन वॉच ग्रुप है वो उनका काम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये क्या करेंगे? एक्ट एज़ अ गाइड टू आर्म्ड फोर्सेस। जैसे कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो रेगुलरली कंडक्ट करता है कम्युनिटी इंटरैक्शन प्रोग्राम, ताकि जो फिशरमैन है कोस्टल विलेजेस में उनके साथ, और जहाँ पे उनको सेंसिटाइज किया जाता है अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू। ह्यूमन राइट को अपहोल्ड करेगा। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है बॉर्डर मैनेजमेंट में, वो मदद करेगा इंश्योर करने में सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज। और ये नहीं कॉम्प्रोम जो ताकि जो भी सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना करे ह्यूमन राइट को, और किसी भी तरीके से रोके नहीं फ्री मूवमेंट ऑफ गुड एंड पीपल्स को। और तो और जो भी कम्युनिटी मैकेनिज्म है उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो जो इम्प्रूव्ड इंटरैक्शन है लोकल पॉपुलेशन के साथ, जो भी लोकल पॉपुलेशन के साथ जो इम्प्रूव्ड इंटरैक्शन है, वो अलाउ करेगा एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे डेवलपमेंट एक कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग अप्रोच का। दैट मीन्स कि जो पुलिसिंग अप्रोच है उसमें कम्युनिटी भी शामिल हो सके और बॉर्डर को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। और तो और जो ये कम्युनिटी मैकेनिज्म है उसका यूटिलाइजेशन को ये बढ़ाएगा, ताकि जो भी चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बॉर्डर एरिया पे उसको सॉल्व किया जा सके। उसके अलावा ये क्या करेगा? तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। ये एक तरीका है कम्युनिटी को इंगेज करने का, ताकि सिटीजन का इंगेजमेंट हो सके, जो कि लीड करे कम्युनिटी को कि वो कंट्रीब्यूट करें अपनी खुद की सुरक्षा की तरफ, और तो और जो स्टेट का सॉवरेनिटी है उसकी तरफ रिस्पेक्ट को भी बनाए रखने में। अब चैलेंजेस क्या-क्या हैं लोकल कम्युनिटीज़ का बॉर्डर मैनेजमेंट में एंगेज करने का? तो इनएडिक्वेट स्टेट कैपेसिटी, है ना? जैसे कि एथनिक होमोजेनिटी जो है, अगर एक सपोज दैट एक एरिया में सिर्फ एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप रहते हैं तो वो होमोजेनिटी है। अगर डाइवर्स एथनिक ग्रुप है तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। तो एथनिक होमोजेनिटी अलाउ करता है कम्युनिटी को कि वो इंगेज करे अक्रॉस द बॉर्डर। और स्टेट का जो कैपेसिटी है कि मैनेज करे इस प्रोसेस को, वो बहुत ही कमज़ोर है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पुअर और नॉन एग्जिस्टेंट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो बेसिक इक्विपमेंट है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए, वो या तो मिसिंग है या मेंटेन नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल जो हैं उनको बहुत ही खराब पेमेंट मिलता है, इनएडिक्वेटली ट्रेंड है। तो इन सब में स्टेट का जो कैपेसिटी है, इसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटी को इंगेज करने का प्रॉब्लम हो सकता है। एलिनेशन ऑफ बॉर्डर कम्युनिटी, इंडिया का जो बॉर्डर पॉपुलेशन है वो जनरली क्या है, हमेशा फील करता है कि वो डिससेटिस्फाइड है ना, संतुष्ट नहीं है, एलिएनेटेड है। दैट मीन्स कि वो कटा कटा है, और शो करता है वो होस्टाइल एटीट्यूड किसके तरफ? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ। अक्सर हम लोगों ने ये चैलेंजेस देखा है हर तरफ। तो ये एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि जो रिस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ टास्क, जो एक रिस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ जो भी टास्क फोर्सेस वहाँ परफॉर्म करते हैं उसकी वजह से, है ना? जो कि जनरली किसके अगेंस्ट होते हैं? जो लोकल पॉपुलेशन है उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी,
ये इसकी वजह से जो स्मगलिंग एक्टिविटी उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एक परसीव्ड फीलिंग आती है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो बिना मतलब के, बिना ज़रूरत के इंटरफेयर कर रहे हैं जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है लोकल पॉपुलेशन के। और लोकल पॉपुलेशन का मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्यों है ये स्मगलिंग एक्टिविटीज़? तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन नहीं है, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन जो है वो परफेक्ट नहीं है, इफेक्टिव एजुकेशन, इफेक्टिव हेल्थ केयर नहीं है ना? तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से वो डिप्राइव्ड है, एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूजन है उनमें। तो इस वजह से क्या होता है, वो फोर्सेस की तरफ दूसरी नज़र से देखते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन गैप है। तो बहुत सारे एरिया में जो बॉर्डर पर्सनल होते हैं उनका या तो बहुत ही कम कम्युनिकेशन होता है या नहीं के बराबर होता है लोकल पीपल के साथ, है ना? ताकि किसी भी तरीके के जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और उनका जो कॉन्टैक्ट है विद स्मगलर्स और अदर क्रिमिनल्स को उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये जो फील्ड लीडरशिप होता है, ये फील्ड लीडरशिप क्या करता है कि ये मिनिमम कॉन्टैक्ट रखता है लोकल जो भी है वहाँ के लोकल विलेजर्स उनके साथ। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी होती है लोकल लैंग्वेजेस का। अब जब आपको लोकल लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगा, आप इंटरैक्ट ही नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, देन डेफिनेटली आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, आप उनको नहीं समझ सकते हो। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो, आप उनको नहीं एबल होगे समझा पाने में। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। इसलिए जो कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट करता है वो बहुत ही डेट्रीमेंटल होता है जो भी कॉन्जीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट है, मतलब जो भी अच्छे से एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो वहाँ पे डिफेंस पर्सनल और लोकल्स के साथ मिलके, वो नहीं हो पाता है। देन अनदर वन इज बॉर्डर फेंसिंग एंड कनेक्टेड प्रॉब्लम। तो जो कंस्ट्रक्शन है फेंसिंग का, वो भी जनरेट किया बहुत सारा डिफरेंसेस, बहुत दूरियां क्रिएट की हैं लोकल विलेजेस एंड बॉर्डर अथॉरिटीज़ के बीच में। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस है उनका फार्म लैंड का अक्रॉस द फेंसिंग, मतलब अगर फेंसिंग है सपोज दैट, उसके बाहर अगर किसी किसान का फार्म लैंड है, सपोज दैट ये बॉर्डर है और किसान का फार्म लैंड यहाँ है, उसका घर यहाँ है, तो अब ये जो उसका एक्सेस था इस फार्म लैंड पे वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, रेगुलेट हो गया। तो फ्रीक्वेंट फ्रिस्किंग और टाइमली गेट ओपनिंग जो है, ये बहुत ही इरिटेंट हो जाते हैं फार्मर उससे, कि बार बार उनको गेट खुलवा के जाना पड़ता है, परमिशन लेके जाना पड़ता है। सपोज दैट उनके खेत में अगर कोई जानवर ही आ गया तो अब उनको तो वेट करना होगा भाई कि कब ये डिफेंस पर्सनल जो है वो गेट खोलेंगे, तब वो ये अपने खेत में जा सकेंगे। तब तक पता चला कि जानवर उनके खेत में कितने सारे नुकसान करके चला गया। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए। एजिटेशन अप्रोच है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो क्रिमिनल जिनका कि कुछ इंटरेस्ट होता है, वो क्या करते हैं कि बॉर्डर पर्सनल के अगेंस्ट में जो काम कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं, है ना? तो लोकल पॉपुलेशन जो है बहुत सारे अलग-अलग रीजन की वजह से, जैसे कि हिडन इकोनॉमिक बेनिफिट और सोशल प्रेशर्स, वो ऐसे जो इंटरेस्ट होते हैं, ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। और क्रिमिनल्स जो हैं ये प्रायः सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा इंसिडेंट, जो भी ऐसी घटना, उसका परिणाम क्या हो, तो एक कन्फ्रंटेशन हो, आमना सामना हो, किसमें, बॉर्डर अथॉरिटीज में और पब्लिक में। अब लैक्यूना है कुछ कुछ मैकेनिज्म्स में, कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसमें कमियां हैं, खामियां हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या है कि जो कोऑपरेशन है बॉर्डर कम्युनिटी और अथॉरिटी के बीच में, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो क्यों है, तो वो एडहॉक और इनफॉर्मल वे में है, और जो भी मैकेनिज्म है उसमें कमियां की वजह से है। तो ये उनको और भी ज़्यादा अनरिलायबल एंड स्लो बना देता है। इनिशिएटिव्स जो कि लिया गया बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है इन्विसाज करता है कि जो भी बॉर्डर विलेज हैं उनको कवर किया जाएगा नॉर्दर्न बॉर्डर पे, जहाँ पे बहुत ही छिटपुट पॉपुलेशन है, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बहुत कम है, और जो कि मेनली डेवलपमेंट के बेनिफिट से पीछे छूट गए हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उस सबको मिला करके उनका ये कन्वर्जेंस होगा, जिसको कि किसके अंदर प्रपोज किया गया, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस के थ्रू प्रमोट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो भी हैबिटेशंस हैं, जो फर्स्ट हैबिटेशन होगा इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उससे लेकर के 10 किलोमीटर की दूरी तक इन 16 यूटीज एंड 2 यूटीज में वहां पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अंडर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो एनुअल एक्शन प्लान है स्टेट और यूटी का, जिसमें कि वर्क होंगे, और वो वर्क किन किन चीज़ों से रिलेटेड होंगे, तो विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, ब्रिजेस, हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको कंसिडर और अप्रूव किया जाता है।
अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम क्या है? बिम स्कीम। तो बिम का मकसद है कि मजबूत करना है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि सुधारा जा सके बॉर्डर मैनेजमेंट को, पुलिसिंग को और बॉर्डर को गार्ड किया जा सके। अब बजटरी एलोकेशन जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उसको इन्हांस करना, बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने बजट में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो कैपिटल आउटले था, जो राशि प्रदान करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, उसने इंक्रीज किया है बाय रिकॉर्ड 40% से एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ना केवल कोऑपरेट करती है जो भी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसको बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बल्कि ये सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ द रीजन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब क्या-क्या मेजर्स हैं जो कि उठाए जा सकते हैं ताकि इंटीग्रेट किया जाए जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको बॉर्डर मैनेजमेंट में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि टेकिंग इनटू अकाउंट लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर हम ध्यान में लें, तो हमको ऐसा फ्रेमवर्क बनाने का ज़रूरत है जो कि लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड हो, और वो क्या क्रिएट करेगा? क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द अथॉरिटीज़ एंड द कम्युनिटीज़। इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉर्डर कम्युनिटी, जो बॉर्डर कम्युनिटी है उनके रिगार्डिंग जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द बॉर्डर अथॉरिटी एंड बॉर्डर पॉपुलेशन, उसको मैनेजमेंट फंक्शन की तरह देखने का ज़रूरत है। और इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं? तो हम प्रोवाइड करके सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी, जो बेसिक एमिनिटीज़ और लिविंग कंडीशन है वहाँ पे उसको इम्प्रूव करके, और असिस्ट करके उनको, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बढ़ाया जा सके। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो जो भी उनका रिलेशनशिप है बॉर्डर अथॉरिटीज़ और बॉर्डर पॉपुलेशन का, वो इम्प्रूव करेगा। बॉर्डर अथॉरिटीज़ को ज़रूरत है कि वो इंश्योर करें कि वहाँ पे जो भी बॉर्डर अथॉरिटीज़ के पर्सनल हैं वो लोग स्ट्रिक्टली जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करें, जो एथिकल स्टैंडर्ड है, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड अटेम्प्ट करें एटीट्यूडनल चेंजेस के लिए। पॉलिटिकल विल का ज़रूरत है, तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन बॉर्डर फोर्सेस एंड लोकल कम्युनिटी, वो सर्वाइव किस पे करता है? तो गवर्नमेंट के सपोर्ट पे। तो जो कॉन्सेप्ट है बॉर्डर गार्डिंग का, उसको रिप्लेस करने का ज़रूरत है बॉर्डर मैनेजमेंट से ग्राउंड लेवल पे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर किया जाना चाहिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के थ्रू। जो रिपोर्ट है टास्क फोर्स का बॉर्डर मैनेजमेंट पे 2001, वो रिकमेंड करता है कि एक एक्सिलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए बॉर्डर के पास, स्पेशली कि जो बॉर्डर का पॉपुलेशन है उनको बचाया जा सके इल्लीगल एक्टिविटीज़ से। जैसे कि स्मगलिंग करते हैं वो लोग, है ना? फिर ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम में वो लोग पार्ट लेते हैं, वेरियस क्राइम्स में वो लोग पार्ट लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। जो कम्युनिटी का रिलेशन है बॉर्डर पर्सनल के साथ, तो कुछ स्टेप इसमें क्या लिया जा सकता है? तो जैसे कि सिस्टमैटिक रीअप्रेज़ल किया जाए जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है फ़ोर्स पर्सनल के अगेंस्ट में। अगर कोई फ़ोर्स पर्सनल के अगेंस्ट में कोई ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म को अप्रोच कर रहा है, तो उसको सिस्टमैटिक रीअप्रेज़ल किया जाए कि क्या वो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली काम कर रहा है। वहाँ पे जो भी बॉर्डर पर्सनल है, उनको ज़रूरत है कि वो लोकल लैंग्वेजेज़ को सीखें, जो वुमेन फ़ोक हैं उनको रिस्पेक्ट करें, एल्डरली पर्सन को रिस्पेक्ट करें, जो भी लोकल कस्टम्स हैं, वहाँ के जो भी कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करें। कैरी आउट करने का ज़रूरत है एक सिविक एक्शन प्रोग्राम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ कंडक्ट करें, जुडिशियस यूटिलाइज़ेशन, सोच समझ के यूटिलाइज़ करें जो बॉर्डर पॉपुलेशन का जो भी ग्रांट है, उन सब चीज़ों को। अब न्यूज़ में क्या है? तो दिल्ली डिक्लेरेशन। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमिटी जो है उसका स्पेशल मीटिंग हुआ इंडिया में, जो कि खत्म किससे हुआ? तो दिल्ली डिक्लेरेशन के अडॉप्शन के साथ। तो ये दिल्ली डिक्लेरेशन क्या बोलता है? ये इसने इशू किया है एक नया सेट ऑफ नॉन बाइंडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल। नॉन बाइंडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? कि ये वॉलेंटरी है कंट्रीज के ऊपर, वेदर दे विल एक्सेप्ट इट और नॉट, उन पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। और किसके रिगार्डिंग है? तो काउंटरिंग डिजिटल टेररिज्म थ्रेट, जो भी डिजिटल टेररिज्म थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए इसको इशू किया गया है। काउंटर टेररिस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो भी टेररिस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने दिए हैं, जैसे पेमेंट टेक्नोलॉजी, मिसयूज ऑफ ड्रोन। फिर
और क्या-क्या है इसमें? तो काउंटर करना जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो रहे हैं फॉर टेररिस्ट पर्पस व्हाइल रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम, ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम को बचाते हुए जो भी टेररिस्ट पर्पस के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उसको काउंटर करना है। सिविल सोसाइटी के साथ जो एंगेजमेंट है उसको और ज़्यादा गहरा बनाना है, इंक्लूड करना उसमें वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़। तो अब ये सीटीसी क्या है? तो सीटीसी क्या है? काउंटर टेररिज्म कमिटी। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है यूएनएससी के रिज़ॉल्यूशन 1373 के थ्रू, कब? 2001 में। और किसके बाद? तो 11 सितंबर का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट में, उसके बाद। इसमें सभी 15 यूएनएससी मेंबर्स ही हैं। इसका मैंडेट क्या है? तो इसको टास्क दिया गया है कि ये मॉनिटर करता है जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेप्स हैं, जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है या इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर करता है, ताकि इन्हांस किया जा सके कंट्री का लीगल और इंस्टीट्यूशनल काउंटर टेररिज्म एबिलिटी। और ये हर एक लेवल पे, लोकली और इंटरनेशनली। तो ये स्टेप्स क्या क्या इंक्लूड करता है? तो क्रिमिनलाइज करना है जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, जो भी सेफ हेवन कंट्री प्रोवाइड करते हैं उस प्रोविजन को सप्रेस करना है, डिनाई करना है हर तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट टू टेररिस्ट ग्रुप एटसेट्रा। नेक्स्ट क्या कि अंडर द रिजोल्यूशन 1535-2004 जो काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट है वो असिस्ट करता है जो भी वर्क होता है काउंटर टेररिज्म कमिटी का, उसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वन इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो इंडियन एयरफोर्स जो है उसने अभी हाल में ही शामिल किया है इंडिजीनियसली डेवलप, इंडिजीनियसली मतलब इंडिया ने ही इसे डेवलप किया है। इसमें जो भी जनरली हम देखते हैं कि डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या जो भी ज़रूरत होती है वो हम लोग यूएस से, रशिया से खरीदते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा हाईली रिलायबल हैं उन पे। बट जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है तो वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, वो इंडिया में ही डेवलप किया गया है। तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने इसको शामिल किया है, ये मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को। और इंडिया जो है वो 7th कंट्री बन चुका है जिसके पास ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि उसने खुद ही बनाया है। ठीक है? तो ओनली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है इन द वर्ल्ड में, ये एकमात्र कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट मतलब जो कि लड़ाई में पार्ट ले सके, राइट? तो एकमात्र ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड में जो कि लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। कितने एल्टीट्यूड पे? तो 5000 मीटर पे। ये दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर जो कि इतनी ऊंचाई पे लैंड कर सकता है और वहां से उड़ सकता है। ठीक है ना? और कॉम्बैट मतलब कि जो कि वॉर में लिटरली वो पार्टिसिपेट कर सके, दैट मीन्स कि वो आर्म्स को फायर कर सके, है ना? जो भी वेरियस टारगेट है, एयर टू सरफेस टारगेट या वेरियस अदर टारगेट्स, तो उनको एयर टू एयर टारगेट वगैरह को टारगेट कर सके। ये इक्विप्ड किसके साथ है? तो काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम के साथ, जो कि प्रोटेक्ट करता है इसको एनिमी रडार और इंफ्रारेड सीकर्स जो भी हैं एनिमी मिसाइल से, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम की वजह से अगर ये एनिमी के टेरिटरी में एंटर करता है तो एनिमी का जो रडार है या इंफ्रारेड सीकर जो भी है एनिमी मिसाइल के, वो नहीं इसे पकड़ पाएंगे और ये एनिमी रडार से बच करके जो भी उसके टारगेट है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है और जो भी एनिमी के मिसाइल्स हैं उनसे ये प्रिवेंट अपने आप को बचा सकता है। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर क्या है? तो इसका रेंज क्या है? 550 किलोमीटर है। एंड्योरेंस क्या है? तो लगभग ये 3 घंटा तक एक बार में उड़ सकता है। और सर्विस सीलिंग क्या है? जो मैक्सिमम डेंसिटी एल्टीट्यूड क्या है जिसकी वो फ्लाई कर सकता है? तो 6.5 किलोमीटर, इतने ऊंचाई तक ये फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट वन इज C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो C295 एयरक्राफ्ट जो है उसको बनाया है टाटा एयरबस कंसोर्टियम ने। किसके लिए? तो इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है इस प्रकार का जिसमें कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो किस कौन बनाया है इंडिया में? तो एक प्राइवेट कंपनी बनाया है। और ये पहली बार है कि C295 एयरक्राफ्ट जो है उसको यूरोप के बाहर बनाया गया है। तो C295 एयरक्राफ्ट क्या है? तो ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका कैपेसिटी है 5 to 10 टन। इसको यूज किया जाएगा एक क्विक रिएक्शन के लिए और पारा ड्रॉपिंग ऑफ ट्रूप एंड कार्गो। किसी भी सिचुएशन में अगर क्विक रिएक्शन देना है तो उसके लिए यूज किया जाएगा, या फिर अगर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह को ड्रॉप करना है, कार्गो को ड्रॉप करना है तो उसके लिए। और ये रिप्लेस करेगा इंडियन एयरफोर्स का जो एजिंग एवरो 748 प्लेन्स है उसको, जिसको कि कब शामिल किया गया था? तो 1960 में।
नेक्स्ट क्या है, डर्टी बॉम्ब्स। तो रशिया जो है उसने क्लेम किया है कि यूक्रेन जो है वो प्लान कर रहा है यूज करने के लिए डर्टी बॉम्ब। तो भाई ये डर्टी बॉम्ब, गंदा बॉम्ब क्या है? तो डर्टी बॉम्ब जो है वो बॉम्ब है जो कि कंटेन करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम। और वो क्या होगा कि वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा एयर में जब जो कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव जो है वो डिटोनेट होगा। जब भी कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव जो है वो डिटोनेट होगा तो ये पूरी तरीके से हवा में ही बिखर जाएगा। और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि जो हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो इसमें हो। ज़रूरत नहीं है कि ये इसमें हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल ही हो जो कि यूज़ किया जाता है मोस्टली न्यूक्लियर बॉम्ब में। उसके बजाय ये यूज़ करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल। और कहाँ-कहाँ से? तो हॉस्पिटल, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और रिसर्च लैबोरेटरीज़ में। और ये उसको बहुत ही चीपर और क्विकर टू मेक बना देता है देन एज़ कंपेयर्ड टू न्यूक्लियर वेपन। ये न्यूक्लियर वेपन से बहुत ही सस्ता और जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल कहीं से भी यूज़ हो सकता है। इसमें हॉस्पिटल, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, रिसर्च लैबोरेटरी, है ना? इसमें ज़रूरत नहीं है कि जो रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल है वही हो। तो जब भी ये कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव जो है वो डिटोनेट होगा, ये हवा में ही स्कैटर कर जाएगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो किर्गिस्तान जो है उसने कैंसिल कर दिया है इनडिस्ट्रक्टिबल ब्रदरहुड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइजेस। किसके लिए? तो मॉस्को के द्वारा लेड किया गया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसको कब होना था? अक्टूबर में, किर्गिस्तान में। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अलायंस जो है वो बहुत ही हद तक सिमिलर है नेटो से, जिसका कि प्रिंसिपल है कि अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। जैसे कि नेटो में है कि अगर किसी एक नेटो मेंबर पर अटैक किया गया तो उसको माना जाएगा कि सभी नेटो मेंबर्स पर अटैक किया गया। तो सेम वे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी यही प्रिंसिपल है। तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर कौन है? रशिया, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है एंड किर्गिस्तान है। ठीक है ना? और ये ऑलमोस्ट सारे कंट्री जो है वो यूएसएसआर के पार्ट थे अर्लियर। अब कौन-कौन से एक्सरसाइजेज हैं न्यूज़ में? तो एक्सरसाइज गरुड़ 7। तो गरुड़ जो है वो बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्सेस। और ये कहाँ पे हुआ? तो एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर में। सिम्बेक्स जो है तो ये इंडियन नेवी जो है वो होस्ट किया अभी सिंगापुर इंडियन मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिम्बेक्स। और कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम पे। आईएमटी ट्राइलैट, ये इंडियन नेवी का एक मेइडन ट्राइलैटरल एक्सरसाइज था। किसके साथ? तो मोजाम्बिक और तांजानिया के साथ। तो आईएमटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया, मोजाम्बिक एंड तांजानिया। प्रस्थान एक्सरसाइज, तो ये एक ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज था जिसको कंडक्ट किया गया है किसके अंडर? तो जो हेड क्वार्टर है ईस्टर्न नेवल कमांड उसके अंडर। और इसको कंडक्ट किया जाता है हर एक 6 महीना पे, ताकि जो भी एफर्ट्स हैं सभी मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के, उनको इंटीग्रेट किया जा सके। जो कि किसमें इन्वॉल्व है? तो ऑफ शोर डिफेंस करने में। पावर एक्स, तो पावर एक्स जो है उसको डिजाइन और कंडक्ट कौन करता है? तो सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। किसके साथ मिलके? तो पावर सी एस आई आर टी एस, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर। किसके लिए? तो पावर सेक्टर यूटिलिटीज के लिए। आईबीएस एएम एआर क्या है? तो ये एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइजेस है। किसके बीच में? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट वन इज कल्चर। तो कल्चर में है महाकालेश्वर टेम्पल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में उद्घाटन किया है फर्स्ट फेज ऑफ महाकाल लोक का। और कहाँ पे? तो उज्जैन के महाकालेश्वर टेम्पल में। तो और जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो महाकाल लोक है ये एक मेगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो कि जो महाकालेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स एरिया है उसको एक्सपैंड करेगा, बढ़ाएगा। और इस तरीके से जो टेम्पल है उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है कि मतलब वो कितने तीर्थ यात्रियों को एक बार में वो होल्ड कर सकता है मंदिर, उसको बढ़ाएगा। तो कॉरिडोर जो है उसके दो बहुत ही बड़े बड़े गेटवेज होंगे, है ना? तो एक होगा कॉलोनेड ऑफ 108 ऑर्नेट पिलर। ये 108 ऑर्नेट पिलर्स का एक होगा गेट जैसा, जो कि क्या दर्शाएगा? तो आनंद तांडव स्वरूप को, है ना? जो कि एक इलेटेड डांस फॉर्म है। किसका? तो लॉर्ड शिवा का। जैसे कि हमको पता है कि तांडव जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? लॉर्ड शिवा से। तो इलेटेड डांस फॉर्म मतलब कि ये तांडव जो है ये खुशी में करते हैं महादेव। फिर एक रनिंग पैनल होगा जिसपे कि 50 म्यूरल्स होंगे। म्यूरल्स पेंटिंग आप लोगों ने सुना है, जो उस वॉल पे ही बनाए जाते हैं। तो ये 50 म्यूरल्स होंगे जो कि डिपिक्ट करेंगे स्टोरी किससे? तो शिव पुराण से।
और ये जो इंटायर रीडेवलपमेंट है उसका कॉस्ट कितना एक्सपेक्टेड, तो 705 करोड़। अब महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। और किस नदी के किनारे, तो शिप्रा रिवर के किनारे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि महाकालेश्वर टेम्पल जो है वो किस रिवर के किनारे है, तो शिप्रा। जो एग्जैक्ट टाइम है इस महाकाल टेम्पल का एस्टैब्लिशमेंट का वो नहीं पता है, लेकिन एज पर द पुराण इसको फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किसने किया था, तो प्रजापति ब्रह्म ने, प्रजापिता ब्रह्म ने, सॉरी, प्रजापिता ब्रह्म ने। बाद में जो प्रिंस कुमार सेन थे, और वो कौन थे, तो सन ऑफ किंग चंद प्रद्योत ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी 6th century BC में, उन्होंने जो भी लॉ थे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस थे महाकाल टेम्पल के रिगार्डिंग, उसको देखभाल किया था। तो प्रिंस कुमार सेन का मेंशन मिलता है कि प्रिंस कुमार सेन जो थे किंग ऑफ सॉरी सन ऑफ किंग चंद प्रद्योत प्रद्योत डायनेस्टी के 6th century BC में वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखभाल करते थे। तो प्रद्योत डायनेस्टी जो है उसने अवंती पे रूल किया था, जो कि अब मध्य प्रदेश, और कब, तो 8th to 6th century BC में। कालिदास जो है अपने रघुवंशम में डिस्क्राइब किए हैं इस टेम्पल को एज अ निकेतन। और क्यों, तो हो सकता है इस फैक्ट की वजह से कि जो रूफ है उस टेम्पल का वो ज़्यादातर फ्लैट है। इसको रीडेवलप किया गया और रिकंस्ट्रक्ट किया गया सेंचुरीज दर सेंचुरीज। और इसकी वजह से जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसमें स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है भूमिज, चालुक्य, मराठा आर्किटेक्चरल स्टाइल का। और जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में उनमें से एक माना जाता है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो कि साउथ की तरफ फेस करता है। जनरली जो हमारे ज्योतिर्लिंग होते हैं हिंदू ट्रेडिशन में, वो नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, लेकिन ये एक ओनली ज्योतिर्लिंग है जो कि साउथ की तरफ फेस करता है। एज अपोज टू द ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल प्लेसमेंट होता है उसके अपोज में या तो वो नॉर्थ में या फिर ईस्ट के साइड में होते हैं। तो साउथ की तरफ फेस करके ऐसा माना जाता है कि ये डायरेक्शन है किसका, तो यम का। यम कौन है, तो गॉड ऑफ डेथ। और शिवा जो है वो सिंबलाइज करते, ये दर्शाते हैं कि शिव जो है वो डेथ के मास्टर हैं और महाकालेश्वर हैं। ऐसा माना जाता है कि ये स्वयंभू है, डेट इज ये सेल्फ मैनिफेस्टेड है। जबकि अदर ज्योतिर्लिंग्स जो है उनको माना जाता है कि वो रिचुअली स्टैब्लिश किया गया है। वन ऑफ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है महाकालेश्वर टेम्पल का वो है भस्म आरती, है ना, जिसमें कि एक ऐसा प्रेयर जिसमें एशेस ऑफर किए जाते हैं, जो कि बने होते हैं सूखे हुए लकड़ी और गाय के गोइठे को जलाने के बाद जो उनकी राख बनती है उससे। ये आरती जो है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव होता है, मतलब इसमें बहुत ही कम लोग होते हैं, सभी को इसमें अलाउड नहीं होता है। और विमेंस जो है उनको नहीं अलाउड किया जाता है कि वो इस आरती में शामिल हों। अब माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है महाकालेश्वर का, तो जो लोकल लीजेंड्स है वो कहते हैं कि एक बार एक किंग हुआ करते थे राजा चंद्रसेन, जो कि उज्जैन पे रूल करते थे और वो शिव के भक्त थे। तो जो शिव हैं महाकाल फॉर्म में उनके सपने में आए और उनके जो भी शत्रु थे उनका नाश किया। तो जो भी भक्त थे उनके रिक्वेस्ट पे शिव जो है वो मान गए कि वो रिसाइड करे इस सिटी में और इस शहर के वो मुख्य देवता बने। तो और जानते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल का, तो भूमिज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एक सेंट्रल लैटिना और शिखर होता है जो कि हर एक साइड से दबा होता है, और एक माइनर स्पायर्स जो है वो डेकोरेट करता है सेंट्रल स्पायर को। छोटे 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 स्पायर्स बने होंगे जो कि सेंट्रल स्पायर को, जो सेंट्रल शिखर है उसको डेकोरेट करेगा। चालुक्यन स्टाइल क्या है, तो इसका एक डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक है उसके स्टार्ट शेप्ड की वजह से और सीढ़ी का जो प्लान होता है उसकी वजह से। जो सीढ़ी का प्लान होता है वो बहुत ही अलग होता है, और उसका जो शेप होता है मंदिर का वो बिल्कुल एक स्टार शेप में होता है। मराठा स्टाइल क्या है, तो ये जाना जाता है अपने वुडन स्तंभ के लिए, लकड़ी का स्तंभ होता है ना, सिप्रस शेप्ड कॉलम, जो कॉलम होते हैं वो सिप्रस शेप्ड होते हैं, स्टोन के उसमें वहाँ पे फाउंटेन्स होते हैं, और जो शिखर होते हैं उसको ईटा और लाइम से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब इंडिया में ज्योतिर्लिंग कौन कौन है, तो केदारनाथ वेयर उत्तराखंड, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर शिवपुरी मध्य प्रदेश, देन नागेश्वर वेयर दारुकावनम गुजरात, सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र, वैद्यनाथ देवघर झारखंड, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश,
गृहनेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश एंड रामेश्वरम तमिलनाडु। तो की फीचर्स क्या क्या है इस प्रेजेंट आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल में? तो टेम्पल जो है वो 3 स्टोरीड है, और लोवेस्ट, मिडिल में और अपर मोस्ट पार्ट जो है वो रिस्पेक्टिवली इंस्टॉल किया गया है, जो लिंग है महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर एंड नागचंद्र नागचंद्रेश्वर का, है ना। तो जो लोवेस्ट मिडिल है, जो लोवेस्ट मिडिल और अपर मोस्ट पार्ट है, वहां पे शिव जी के लिंग को स्टैब्लिश किया गया है। ज्योतिर्लिंग के अलावा जो इमेज है गणेश का, कार्तिकेय का एंड पार्वती का, उसको भी देखा जा सकता है गर्भगृह में। जो शिखर है, वहां पे मिनी स्पायर्स हैं, छोटे 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 स्पायर्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही पिक्यूलियर हैं। एक बहुत ही लार्ज, बहुत ही बड़ा साइज का एक कुंड है, जिसको नाम क्या है, कोटि तीर्थ, वो भी एग्जिस्ट करता है इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। और जो फॉर्म ऑफ शिवा है उज्जैन में, वो महाकाल है, दैट मीन्स की लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ। अब उज्जैन सिटी के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। तो जो सिटी ऑफ उज्जैन है, वो एक प्राइमरी सेंटर रहा है लर्निंग का, हिंदू स्क्रिप्चर्स का। और इसको अवंतिका बोला जाता था 6th and 7th centuries बीसी में। बाद में जाकर के जो भी एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस थे, जैसे कि ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वो उज्जैन उनका घर हुआ। सूर्य सिद्धांता के अकॉर्डिंग एक जो बहुत ही अर्लीस्ट अवेलेबल टेक्स्ट है इंडियन एस्ट्रोनॉमी में 4th century के रिगार्डिंग, तो उज्जैन जो है वो जियोग्राफिकली सिचुएटेड है उस स्पॉट पे जहाँ पे जीरो मेरिडियन जो है लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो इंटरसेक्ट करता है। तो जो लॉन्गिट्यूड का जीरो मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो उज्जैन के ही पे। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारा जो उज्जैन टेम्पल है वो कनेक्टेड है टाइम एंड स्पेस से। 18th century में एक ऑब्जर्वेटरी जो है वो महाराजा जय सिंह टू जो थे उन्होंने बिल्ड किया, जिसको कि वेदशाला और जंतर मंतर बोला जाता है। और यहाँ पे 13 आर्किटेक्चरल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो लगाए गए मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को। अब न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स इज स्टडी ऑफ कॉइन। तो न्यूमिस्मैटिक्स क्या है इंडिया में? तो अभी हाल में जो डिस्कशन था कि इमेज जो है गॉड और गॉडेसेस का कॉइन और बैंक नोट पे रखा जाए, उससे रिन्यू कर दिया है इंटरेस्ट न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे। तो करेंसी नोट्स का डिज़ाइन जो कौन चेंज करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है कि वो डिज़ाइन करे करेंसी नोट इन इंडिया में। और किसी भी तरीके का जो चेंज है करेंसी डिज़ाइन में, उसको अप्रूव करवाना होता है आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड से एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो जो प्रोसेस है चेंज करने का करेंसी नोट को, वो कैसे काम करता है? तो आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है वो डिज़ाइन पे काम करता है। वो डिज़ाइन जो है आरबीआई को सबमिट करता है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के लिए भेज देता है। सेंटर जो है वो फाइनल अप्रूवल देता है डिज़ाइन के लिए करेंसी नोट का। तो न्यूमिस्मैटिक स्टडी जो है इंडिया में वो कैसे शुरू हुआ? नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमिस्मैटिक इन इंडिया। तो न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। तो अभी हाल में जो डिस्कशन हुआ कि जो भी गॉड और गॉडेसेस हैं उनके इमेज को रखा जाए किस पे, कॉइन और बैंक नोट पे, तो उसने फिर से जो इंटरेस्ट है न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री पे उसको बढ़ा दिया है। न्यूमिस्मैटिक्स इन इंडिया। तो न्यूमिस्मैटिक इज स्टडी ऑफ कॉइन्स, है ना। जो स्टडी ऑफ कॉइन्स है उसको न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। तो रिसेंट डिस्कशन जो है कि जो भी गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनके इमेज को पुट करने का कॉइन्स एंड बैंक नोट पे, उसने इंटरेस्ट को फिर से रिन्यू कर दिया है, क्रिएट कर दिया रिगार्डिंग द न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कौन चेंज करता है जो डिज़ाइन है करेंसी नोट का? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उसके पास पावर है कि वो करेंसी नोट्स जो है उसको डिज़ाइन कर सके। और कोई भी चेंज जो है करेंसी डिज़ाइन में, उसको ज़रूरत है कि उसको अप्रूव किया जाए आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये जो प्रोसेस है चेंज करने का करेंसी को, वो कैसे काम करता है? तो आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है वो डिज़ाइन पे काम करता है। फिर उस डिज़ाइन को वो सबमिट करता है आरबीआई को, और फिर वो उसको भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के लिए। सेंटर फाइनल अप्रूवल देता है उस डिज़ाइन के लिए करेंसी नोट का। तो न्यूमिस्मैटिक स्टडी जो वो इंडिया में कैसे शुरू हुआ? तो न्यूमिस्मैटिक जो है वो स्टडी है और कलेक्शन है कॉइन, टोकन और अदर कॉइन लाइक ऑब्जेक्ट जो कि पीपल यूजुअली यूज करते थे एज अ करेंसी हिस्ट्री में। ये टर्म जो है ये रेफर करता है स्टडी ऑफ मनी और अदर पेमेंट मेथड को भी, जो कि पीपल यूज करते थे पे करने के लिए फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और जो भी डेट थे उनको सेटल करने के लिए।
जब कुछ रोमन कॉइन्स का डिस्कवरी हुआ 1790s में, वो शुरुआत होता है इंडियन न्यूमिस्मैटिक का हिस्ट्री का। ये स्टार्ट कैसे होता है? तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च के तौर पे 1824 में जब कोलोनल टॉड जो है वो पब्लिश किए कुछ ग्रीक, पार्थियन एंड इंडियन कॉइन, किसमें? तो ट्रांजैक्शन ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में। न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि स्थापना कब हुआ? तो 1910 में इलाहाबाद में। उसका मकसद था कि वो एज अ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी काम करे, ताकि प्रमोट किया जाए नॉलेज और रेगुलेट करे स्टडी ऑफ इंडियन न्यूमिस्मैटिक को। मेजर न्यूमिस्मैटिक स्टेजेस क्या क्या हैं इंडिया के? तो एंशियंट इंडिया कॉइनेज, तो ये स्टार्ट होता है पंच मार्क कॉइन से, है ना, जिसमें कॉइन के ऊपर कोई पंच मार्क किया जाता होता था। दिस एरा इंक्लूड करता था कॉइन जो कि किसके रिगार्डिंग? तो जनपद के थे, और तो और मौर्यन पीरियड के भी। जो मोटिव्स, जो साइंस उस पॉइंट पे पाए जाते थे, वो मोस्टली नेचर से ड्रॉ किए जाते थे, जैसे सन, वेरियस एनिमल, है ना, ट्रीज, हिल एटसेट्रा, और जियोमेट्रिकल सिंबल भी, जैसे एक स्वास्तिक जियोमेट्रिकल सिंबल है। फिर आते हैं डायनेस्टिक कॉइन। तो ये कॉइन रिलेट करता है किससे? तो इंडो ग्रीक से, शाक पहलवास से, कुषाण से। हेलेनिस्टिक ट्रेडिशन जो था वो कैरेक्टराइज करता है जो सिल्वर कॉइन थे इंडो ग्रीक के, जिसमें कि ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस जो हैं वो एक प्रोमिनेंटली फिगर थे, एक प्रोमिनेंट फिगर थे। और उसके अलावा जो भी ईश्वर था, जो भी इशू करता था वो कॉइन, जो भी किंग इशू किया उसका भी इमेज होता था। ये स्टेज जो है ये इंक्लूड करता है जो भी कॉइनेज थे गुप्ता से, पोस्ट गुप्ता एंड साउथ इंडियन एम्पायर ऑफ चोला, चेरा, पांड्या, पल्लवा, होयसलास अमंग द अदर्स। फिर आता है कॉइन ऑफ मिडिएवल पीरियड। तो जो टर्किश सुल्तान थे उनके इमर्जेंस से, और इमर्जेंस कब हुआ? तो इन अप्रॉक्सीमेट 12th सेंचुरी दिल्ली में। तो जो एग्जिस्टिंग मोटिव्स थे उसको रिप्लेस कर दिया गया इस्लामिक डिवाइसेस से, एंड मेनली कैलीग्राफी, जिसमें कि कॉइन्स पे कुछ कुछ लिखा गया होता था। और जो यूनिट ऑफ अकाउंट था उसको कंसोलिडेट किया गया और रेफर किया गया कैसे? तो टंका और जीतल, जिसमें कि जीतल जो है वो स्मॉलर वैल्यू कॉइन। अब ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज, तो इनैक्टमेंट जब हुआ कॉइनेज एक्ट ऑफ 1835 का, तो एक यूनिफॉर्म कॉइनेज जो है वो शुरू हुआ। कैसे? तो प्रिंस विलियम फोर के इमेज के साथ एंड क्वीन विक्टोरिया के इमेज के साथ। और इस एक्ट को सक्सीड किया गया इंडियन कॉइनेज एक्ट ऑफ 1906 से। ठीक है। कॉइन्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या क्या है? तो जो फर्स्ट रुपी कॉइन था रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, उसको मिंट किया गया कब, ढाला गया कब? तो 1950 में। अदर डिनोमिनेशन के जो कॉइन थे मॉडर्न इंडिया के वो प्रोड्यूस किए गए थे, जैसे 1 2 रुपया, सॉरी 50 पैसा, है ना, 25 पैसा, 2 आना, 1 आना, आधा आना और 1 पैसा कॉइन। इसको रेफर किया जाता है कि ये आना सीरीज और प्री डेसिमल कॉइनेज भी था। 1957 में इंडिया जो है वो शिफ्ट किया डेसिमल सिस्टम पे। तो स्पेशल कॉइन्स जो है वो मिंट किए गए इन मेमोरी ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट या पर्सनालिटीज का, इनको रेफर क्या किया जाता है? तो कमेमोरेटिव इंडियन कॉइन। कुछ जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स थे वो डिपिक्ट किसको करते हैं? तो महात्मा गांधी को। हम लोग जनरली देखते हैं हमारे जो भी नोट्स होते हैं उनमें किनका फिगर होता है? तो महात्मा गांधी का। तो कॉइन्स में भी रहे हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बी आर अम्बेडकर, राजीव गांधी, सेंट दयानेश्वर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखते हैं डिड यू नो क्या है? तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉइनेज का वो किसके साथ, किसके पे है? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। और किसके अंडर? तो कॉइनेज एक्ट 2011 के अंडर। तो जो भी डिजाइनिंग और मिंटिंग ऑफ कॉइन होता है अलग अलग डिनोमिनेशन में, तो वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो कॉइन्स हैं वो इशू किए जाते हैं सर्कुलेशन के लिए केवल आरबी रिजर्व बैंक के थ्रू। और किसके अंडर में? तो आरबीआई एक्ट के अंडर में। तो सिग्निफिकेंस क्या है न्यूमिस्मेटिक्स का हिस्ट्री को समझने में? तो ये सोर्स है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का थ्रू इंस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें इंस्क्रिप्ट कुछ कुछ लिखा हुआ होता है। तो कॉइन्स जो है वो पार्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का, और उतना ही इंपॉर्टेंट है ये जितना कि इंस्क्रिप्शन है हिस्ट्री में। ये कंफर्म करता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो डिराइव किया गया है उस लिटरेचर से। ये मदद करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या कनेक्शन है, क्या की इवेंट है। जैसे कि अगर हम ट्रेस करें एंशियंट इंडिया के कॉइन को, तो वो शो करता है मार्केट प्लेसेस, है ना, कहाँ कहाँ? तो अलोंग द सिल्क रोड, जो ट्रेड रूट जो कि कनेक्ट करता था ईस्ट एंड वेस्ट को।
कौन-कौन से कॉन्क्वेरर्स रहे हैं, उनका जो ट्रैवलिंग मीन्स रहा है, वॉर्स को बताता है और जो भी लॉस्ट किंगडम्स हैं, उनके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन देता है। की सोर्सेस होता है ये क्रोनोलॉजिकल कंफर्मेशन के लिए। अगर कॉइन पे डेट लिखा हुआ है तो बहुत ही वैल्यूएबल है वो, ताकि इंडियन क्रोनोलॉजी जो है उसको अच्छी तरीके से फ्रेम किया जा सके, क्योंकि कॉइन जो है वो ऑलमोस्ट एकमात्र एविडेंस है विथ रिगार्ड टू इंडो सीथियन और इंडो बैक्टीरियन किंग्स के लिए। ये बताता है कि क्या जगह रहा है और इन्फ्लुएंस रहा है एम्पायर का। तो जो इंस्क्रिप्शन होता है कॉइन पे, वो इंडिकेट करता है उन टेरिटरी को, उस क्षेत्र को जिसके के ऊपर कोई रूलर ने रूल किया है। और डिस्कवरी अगर होता है सेम तरीके का कॉइन डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उससे क्या पता चलता है कि इतना दूर तक कवरेज रहा है किसी भी पर्टिकुलर किंगडम का एंशिएंट इंडिया में। अदर बेनिफिट्स क्या क्या है? तो प्योरिटी ऑफ मेटल रिफ्लेक्ट करता है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कैसा था। जैसे कि गुप्ता एम्पायर का कॉइन है ना, अगर फॉरेन कॉइन यहाँ पे होल्ड किया गया है और वो पाया जाता है इंडिया में, तो वो किस पे लाइट थ्रो करता है? इंडिया के ट्रेड पैटर्न में इन एंशियंट मिडिएवल एंड लेट प्री कॉलोनियल टाइम्स पे। कुछ कॉइन जो है वो सिग्निफिकेंट लाइट थ्रो करते किस पे? तो जो भी पर्सनल इवेंट है सर्टेन रूलर के, है ना, जैसे कि समुद्रगुप्त को वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है, कोर्ट को डिपिक्ट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। कुछ किंग्स के कॉइन में किंग्स के साथ-साथ किसी गॉड को दिखाया जाता है, तो वो सिंबलाइज़ करता है कि वो किंग जो है वो उस पर्टिकुलर गॉड के डिवोटी रहे होंगे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ों को बताता है ये। तो जो न्यूमिस्मैटिक स्टडी है इंडिया का, वो ना केवल एक वैल्यूएबल इनसाइट देता है वहाँ के पॉलिटिकल इवेंट, एक्सटेंट और पर्सनैलिटी पे, बल्कि उस टाइम का सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ क्या रहा है लोगों का, उसके बारे में भी। नेक्स्ट है न्यूज़ में मोढेरा। तो पीएम जो है उन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर किया है मोढेरा को एज इंडिया का फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। तो मोढेरा विलेज के साथ साथ जो सन टेम्पल है मोढेरा का, वो भी फर्स्ट हेरिटेज साइट हुआ है इंडिया में, जो कि पावर्ड होगा सोलली बाय सोलर एनर्जी। और पीएम ने इनॉग्रेट किया एक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, किसका? मोढेरा सन टेम्पल का। तो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा गुजरात के बारे में जानते हैं। किसको बनाया गया था 1026-1027 एडी में, और किसने बनाया था? तो चालुक्यन किंग भीमदेव वन में, जो कि रेन था उनका 1022 टू 1063 रिजिम। जो पहले का दिलवारा टेम्पल है और रानी की वाव है, जो कि रानी की वाव किसके लिए था? तो क्वीन उद्यामती को एट्रीब्यूट किया गया था, वो भी उनके ही शासनकाल में बनाया गया है। लोकेशन कहाँ है? तो जो चार मुख्य सन टेम्पल है उनमें से एक जो है ये है, और लोकेटेड है ये रिवर पुष्पवती पे, और फॉल करता है ये कहाँ है? नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो अदर थ्री मेन सन टेम्पल है वो है कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, मारतंड सन टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर, एंड दक्षिणार्का सन टेम्पल गया में। अब टेम्पल आर्किटेक्चर क्या क्या है? तो ये मारू गुर्जर स्टाइल में बना हुआ है, जिसपे कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में। तो गुध मंडप है ना, श्राइन हॉल, ये बेस्ड है एक इन्वर्टेड लोटस बेस प्लिंथ पे, उल्टा कमल शेप्ड का जो एक प्लिंथ है उस पे ये बेस्ड है। देन है सभा मंडप, जिसको कि सीता छावड़ी भी बोलते हैं। ये असेंबली हॉल है। ये 52 पिलर्स पे स्टैंड करता है, जो कि सिग्निफाई किसको करता है? तो साल के 52 वीक्स को। एंड अंडर इज सूर्य कुंड, जिसको कि राम कुंड भी बोलते हैं, रिजर्वायर, ये कंटेन करता है 108 छोटे छोटे मंदिरों को। तो 2014 में यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पे फेस्टिवल क्या क्या होता है? तो उत्तरार्ध महोत्सव, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कब? जनवरी में। ये देख सकते हैं आप सन टेम्पल का फोटो। अब नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जो 2022 का नोबेल प्राइज है लिटरेचर में, वो किसको दिया गया? तो फ्रेंच ऑथर एनी एर्नॉक्स को। किसके लिए? तो उनके काम के लिए, जो कि दर्शाता है किस पे है? तो मर्की रेसेस ऑफ मेमोरी फैमिली एंड सोसाइटी। तो नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में वो कौन देता है? तो स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन देता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो वो फर्स्ट इंडियन और पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने कि नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में 1913 में। नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है? तो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी जो उसने डिसाइड किया है कि इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज होगा वो 1 इंडिविजुअल एंड 2 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि नोबेल प्राइज जो है वो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो इस बार जो पीस प्राइज है वो 1 इंडिविजुअल एंड 2 ऑर्गेनाइजेशन को। तो ह्यूमन राइट एडवोकेट एलिस बी बियालियात्स्की जो है बेलारूस से, उनको दिया जा रहा है।
रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है मेमोरियल उसको, और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार जितने भी ये ह्यूमन राइट के अवार्ड मिल रहे हैं बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है, क्योंकि बेलारूस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस वॉर में, और रशिया के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और यूक्रेन के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को ही ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो उनका जो लगातार एफर्ट है ह्यूमनिस्ट वैल्यू के रिगार्डिंग, एंटी मिलिटरिज्म के रिगार्डिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ के रिगार्डिंग जो वो काम कर रहे हैं इस वॉर के टाइम में, उसके लिए नोबेल पीस प्राइज जो है वो अवार्ड करता है कमिटी जिसको कि इलेक्ट करता है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, तो एंगेला मार्केल जो है जो कि फॉर्मल चांसलर रही है जर्मनी की, उन्होंने जीता है 2022 का यूएनएचसीआर नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रिफ्यूजीज थे सीरिया क्राइसिस में उनके रिगार्डिंग। तो ये अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया 1954 में। ये ऑनर करता है इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने अपने जो भी ड्यूटी है, जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ऊपर जा कर के, उससे आगे जा कर के रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट किया है, जो भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं उनको प्रोटेक्ट किया, और जो स्टेटलेस पीपल हैं उनको। इनका नाम रखा गया था नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, डिप्लोमेट एंड ह्यूमैनिटेरियन फ्रिट्जॉफ नांसेन के नाम पे। तो ये फर्स्ट हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी लीग ऑफ नेशन जो है उसने, तो ये पहला हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है ना, लीग ऑफ नेशंस के लिए। एंड नोबेल पीस प्राइज जो इसने जीता 1922 में। तो ये जो नॉर्वेजियन फ्रिट्जॉफ नांसेन जो थे, ये फर्स्ट हाई कमिश्नर थे रिफ्यूजीज के लिए लीग ऑफ नेशंस के, और इन्होंने नोबेल प्राइज पीस प्राइज जीता था 1922 में। तो ये फर्स्ट हाई कमिश्नर थे रिफ्यूजीज के लिए किसके में, तो लीग ऑफ नेशन में, और इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था 1922 में। और ये फर्स्ट लॉरियर थे इलियनोर रूजवेल्ट, जो कि फर्स्ट चेयर थे यूएन के 1954 में।